क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है मूंग फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मूंग क्या है अभी? एक पल्स है, ठीक है, पल्स क्रॉप है या इसको दाल बोल देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है या सामान्य नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको मूंग बोल देते हैं या इसको हरा चना भी बोल देते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको मूंग मूंग भी बोलते हैं, मूंग बीन भी बोल देते हैं, या इसको ग्रीन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है अभी? विग्ना रेडिएटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका जो नाम है बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम जो है वो पहले कुछ और था। पहले क्या था अभी? फेशियोलस ऑरियस। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया और क्या रखा गया? विग्ना रेडिएटा। ठीक है, ये किसने चेंज किया? एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, विल्क जैक। ठीक है, तो विल्क जैक ने फेशियोलस ऑरियस को नया नाम दिया विग्ना रेडिएटा। ठीक है, तो इस तरह से विग्ना रेडिएटा जो है वो इसका नया नाम है या न्यू नेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। इसकी फैमिली आपसे पूछी जा सकती है। तो ये पल्स क्रॉप है, जितनी भी पल्सेस हैं या दालें हैं वो किस में आती हैं? फैमिली या कुल लेग्यूमिनोसी, या इसको फैबेसी भी बोल देते हैं। ठीक है, इस कुल के अंदर आएंगी। इसका उपकुल या सब फैमिली आपसे पूछी जा सकती है। तो पेपिलियोनेसी इसकी सब फैमिली है या उपकुल है। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की बात करें तो ये डिप्लॉयड स्पीसीज है या द्विगुणित जाति है ये। और 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना है? 22, यानी कि 22 गुणसूत्र जो है इस जाति के जो प्लांट्स हैं उनकी सेल्स में या उनकी कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने आपको उड़द क्रॉप के अंदर भी बताई थी। उड़द क्रॉप की तरह जो मूंग की क्रॉप है उसका भी जो रूट सिस्टम है या मूल तंत्र है वो कैसा होता है? डीप होता है या गहरा होता है। ठीक है, तो गहरा होने की वजह से ये क्या करता है? सॉइल पार्टिकल्स को या मृदा के कणों को बांधे रखने का कार्य करता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स को ये बाइंड करता है। इसका मतलब ये क्या करता है अभी? मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करता है, यानी सोइल इरोजन को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है या रोकता है या स्टॉप करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मूंग क्रॉप के बारे में भी। उसके बाद इसकी उत्पत्ति या सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। तो उड़द की उत्पत्ति जो है या जो ओरिजिन है वो कहाँ था भाई? भारत के अंदर था या इंडिया के अंदर था। और जो मूंग है उसकी भी उत्पत्ति या जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है? इंडिया या भारत के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का ये नेटिव प्लांट है या नेटिव क्रॉप है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो उत्पत्ति है विग्ना रेडिएटा, जो कि इसकी कृष्य जाति है, कल्टीवेटेड स्पीसीज है, इसकी उत्पत्ति कौन से जंगली पूर्वज से हुई है ना? तो इसका वाइल्ड रिलेटिव बताओ। तो वाइल्ड रिलेटिव कौन सा है अभी? विग्ना रेडिएटा वैरायटी सब लोबेटा। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है इस जंगली जाति से। ठीक है, इस वाइल्ड स्पीसीज से विग्ना रेडिएटा नाम की कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसकी सब स्पीसीज या उपजातियों की बात कर लेते हैं। तो 1932 के अंदर 1932 में बोस ने ये बताया कि जो विग्ना रेडिएटा है यानी कि जो मूंग की क्रॉप है उसके 40 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं या विभिन्न प्रकार हैं वो किस आधार पर बनाए गए हैं? तो बोस ने ये बताया कि ये जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है मूंग का, उसके 4 आधार हैं। सबसे पहला क्या है अभी? पर्ण का आकार, है ना? जो लीफ का साइज है वो अलग अलग हो सकता है इनके अंदर। दूसरा है पुष्प का रंग, यानी कि कलर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का कलर जो है वो वेरी कर सकता है, परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तीसरा है पॉड का रंग। ठीक है, कलर ऑफ पॉड, जो फल है इसका वो पॉड कहलाता है। तो पॉड का रंग अगर परिवर्तित हो जाता है तो भी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा बीज का रंग, कलर ऑफ सीड जो है, तो इसको अपने देखते हैं किस तरह से है ये। तो इसमें आपको 4 मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानना है। सबसे पहला जैसे पुष्प का रंग या फ्लावर कलर। तो फ्लावर का जो कलर है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है हल्का पीला जैतूनी, या इसको बोल देते हैं लाइट येलोइश ओलाइव। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है भी? जैतूनी पीला, या इसको ओलाइव येलो बोल देते हैं। तो 2 तरह का कलर जो है फ्लावर का या पुष्प का वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पॉड का रंग या पॉड कलर की बात करें अपनी, तो पॉड जो है वो 3 कलर का हो सकता है। लौह धूसर, या इसको बोलते हैं आयरन ग्रे,
दूसरा है जैतूनी धूसर या इसको बोलते हैं ओलाइव ग्रे, और तीसरा है तंबाकू का रंग या इसको स्नफ बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बीज का रंग या सीड कलर अपने देखें तो सीड जो है वो 4 कलर में आते हैं मूंग के अंदर। एक तो है हरा या ग्रीन जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है, दूसरा काला या ब्लैक, तीसरा हो सकता है भूरा या ब्राउन, और चौथा है पीला या येलो। ठीक है, तो 4 कलर के सीड्स हमें मूंग की क्रॉप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सीड सरफेस की बात करते हैं कि बीज की जो सतह है वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है मंद या डल, ठीक है, जो कलर है वो बिल्कुल फेड होगा। दूसरा क्या हो सकता है चमकदार या शाइनिंग, जो सतह है या सरफेस है सीड की वो शाइनिंग हो सकती है या चमकदार हो सकती है। तो 2 तरह की सीड सरफेस जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो सब स्पीसीज हैं या उपजातियां हैं किसकी, विग्ना रेडिएटा की। ठीक है, तो इसमें नाम आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हमने इनको डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। उसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी की बात करते हैं तो जितनी भी पल्सेस हैं या दालें हैं, ठीक है, वो कौन सी उपकुल में या कौन सी सब फैमिली में आती हैं, पेपिलियोनेसी। तो पेपिलियोनेसी कुल के अंदर जितनी भी दालें हैं या पल्सेस आती हैं उन सब की फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी जो है वो एक समान होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया है, मूंगफली या ग्राउंडनट किया है अपने, उसके बाद मैंने आपको उड़द करवाया था, तो अब तीसरा हम लोग कर रहे हैं मूंग। ठीक है, तो मूंग की जो फ्लोरल बायोलॉजी है वो मूंगफली और उड़द के समान होती है ना, बिल्कुल एक जैसी होगी। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो हो सकता है, तो वो कौन कौन सा डिफरेंस है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मूंग का जो पौधा है वो कैसा होता है, एनुअल होता है या एक वर्षीय पौधा होता है, यानी कि एक वर्ष के अंदर अंदर इसका जो जीवन काल है या लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है, अपना लैंगिक जनन पूर्ण कर लेता है। इसकी हाइट या ऊंचाई की बात करें तो ज़्यादा नहीं होती है, 45 से 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट जो है, एवरेज जो ऊंचाई है इसकी वो रहती है। इसके पुष्पक्रम की बात करें या इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ये क्या कहलाता है, अभी रैसीम कहलाता है। तो जितनी भी पल्सेस हैं उन सब में ऐसा ही होता है। तो रसीम पुष्पक्रम जो है उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं वो कितने होते हैं, अभी 10 से 20 होते हैं। ठीक है, 10 to 20 जो फ्लावर्स हैं उनका एक क्लस्टर या एक गुच्छा जो है वो पर्ण के कक्ष में या लीफ के एक्सिस में डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है ये डायग्राम आप देख सकते हो। उड़द के अंदर भी हमने सेम डायग्राम बनाया था, क्योंकि उड़द का जो प्लांट है या पौधा है वो भी मूंग के पौधे के समान ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसका मुख्य तना है या स्टेम है, और इस स्टेम से लेटरल साइड में क्या निकला हुआ है, अभी लीफ निकली हुई है, और इसकी जो लीफ है वो कैसी होती है, ट्राइफोलिएट होती है, इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो कितने लीफलेट्स हैं या पर्णक हैं, 3 पर्णक हैं। तो ट्राइफोलिएट इसकी लीफ होती है, 3 पर्णक आप लोग देख सकते हो। तो इस लीफ के एक्सिस से या इसके अक्ष से क्या डेवलप होगा, पुष्पक्रम जो कि रसीम प्रकार का है वो यहाँ से विकसित होगा। ठीक है, तो इसमें इस पुष्पक्रम का जो स्टॉक है या व्रंत है वो क्या कहलाता है, अभी पेडंकल, या इसको बोल देते हैं पुष्पावली व्रंत। और इस पेडंकल के बिल्कुल शीर्ष भाग पर क्या उपस्थित होते हैं, फ्लावर्स उपस्थित होते हैं क्लस्टर के अंदर। ठीक है, पुष्प जो है वो एक गुच्छे के अंदर उपस्थित होते हैं, और कितने होते हैं फ्लावर्स इसके अंदर, 10 से 20, 10 to 20 फ्लावर्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है अभी इसका रेसीम इन्फ्लोरेसेंस या रेसीम पुष्पक्रम। चलिए उसके बाद फ्लावर के करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके फ्लावर्स भी बिल्कुल उसी तरह के होंगे जिस तरह के हमने मूंगफली और उड़द के अंदर देखे थे। तो फ्लावर्स कैसे होंगे भी, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर, स्टामेन्स एंड कार्पेल्स दोनों एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसके अलावा व्रंतीय होते हैं, यानी कि पेडिसिलेट होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो एक स्टॉक के द्वारा पेडंकल के साथ या पुष्पावली व्रंत के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा एक व्यास सममित होते हैं या जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी जब अपने फ्लावर को देखते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस या एक ही ऐसा अक्ष मिलता है जहाँ से हम उस पुष्प को या फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं या 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह की जो सममिति है वो क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये खास बात होती है पेपिलियोनेसी कुल के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाह्य दलों की या सेपल्स की। तो सेपल्स जो हैं वो संख्या में कितने होते हैं, अभी 5 होते हैं। रंग कैसा होता है इनका, हरा रंग होता है।
ग्रीन कलर के होते हैं ये, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं यानी संयुक्त होते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, अभी इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैमोसेप्लस, ठीक है, या हिंदी में इसको बोल देते हैं संयुक्त बाह्यदली, ठीक है। उसके बाद पेटल्स या दलों की बात कर लेते हैं। तो दल कितने होते हैं, अभी 5 दल होते हैं या 5 पेटल्स होते हैं इसके अंदर, और रंग कैसा होता है इनका, येलो कलर होता है यानी कि पीला रंग होता है, ठीक है। और ये जो 5 दल हैं ये ध्वजीय दल विन्यास के अंदर यानी वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर पाए जाते हैं। अब ये ध्वजीय दल विन्यास क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे। ध्वजीय दल विन्यास बनाने के लिए या वैक्सिलरी एस्टिवेशन बनाने के लिए जो दल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं अभी, तो 3 टाइप के या 3 प्रकार के पेटल्स हैं या दल हैं। सबसे पहला ध्वज, ठीक है, या इसको वैक्सिलम या स्टैंडर्ड बोल देते हैं। तो ये सबसे ऊपर की तरफ, फ्लावर के सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, बड़ा दल होता है ये। उसके बाद दूसरा टाइप है पक्ष या इसको विंग बोल देते हैं। ये लिटरल साइड में या पार्श्व में स्थित होते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी, 2 होती है, और इनका आकार जो है वो मध्यम होता है, ठीक है, मीडियम साइज के होते हैं ये पेटल्स। और तीसरा टाइप है नोतल, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, कील और कैरिना। ये कितने होते हैं अभी, 2 होते हैं, सबसे नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं और साथ में सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट होते हैं। तो 2 पेटल्स हैं, और इन्हीं 2 पेटल्स के बीच में, ठीक है, नोतल के अंदर क्या उपस्थित होता है अभी, पुंकेसर व स्त्री केसर, यानी स्टामेंस एंड जो कार्पल्स हैं वो इसके अंदर बंद रहते हैं या एनक्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनमें कभी भी पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो इनमें क्या होगा अभी, हमेशा स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसी कारण स्वपरागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है वो क्या कहलाता है अभी, निमिलित परागण, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी का पाया जाना पेपिलियोनेसी कुल का लाक्षणिक गुण है। पेपिलियोनेसी जो सब फैमिली है या उपकुल है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है या लाक्षणिक गुण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जो पेटल्स हैं वो कैसे होते हैं अभी, पेपिलियोनेसियस होते हैं, है ना। दल कैसे होते हैं, तितली नुमा या पेपिलियोनेसियस होते हैं। पेपिलियोनेसी उपकुल जो है या पेपिलियोनेसी जो सब फैमिली है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं या जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सब में इस प्रकार के पेटल्स या दल उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो ध्वज है या वैक्सिलम है जो कि सबसे बड़े आकार का होता है, ऊपर की तरफ उपस्थित है। उसके बाद लेटरल साइड में 2 दल उपस्थित हैं, इनको क्या बोल देते हैं अभी, पक्ष या विंग बोल देते हैं। और सबसे नीचे की तरफ देखो छोटे आकार के कील उपस्थित होते हैं, या इसको कैरेना भी बोल देते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नौतल। तो ये 2 होते हैं, और इन्हीं 2 पेटल्स के अंदर क्या बंद रहता है अभी, पुंकेसर व स्त्री केसर, यानी स्टामेंस एंड कार्पल्स इसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोल देते हैं, क्लिस्टोगैमी या निमिलित परागण। तो ये है अभी इसके पेटल्स का ओरिएंटेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुंकेसर या स्टामेंस की। तो स्टामेंस की अगर अपने बात करें तो इसकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, अभी कितनी होती है, 10 होती है। तो ये पेपिलियोनेसी कुल का लाक्षणिक गुण है। पेपिलियोनेसी जो उपकुल है या सब फैमिली है उसका ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। पुंकेसर जो है वो 2 ग्रुप्स के अंदर या 2 समूहों के अंदर उपस्थित होते हैं। एक समूह के अंदर कितने पुंकेसर होते हैं, 9 पुंकेसर होते हैं, और दूसरे समूह में 1 पुंकेसर होता है। तो 2 समूह बन गए या 2 ग्रुप्स बन गए, और इस प्रकार के जो पुंकेसर हैं या स्टामेंस हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विसंघी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई एडेल्फस, ठीक है। तो डाई एडेल्फस या द्विसंघी पुंकेसर का पाया जाना जो पेपिलियोनेसी उपकुल है या सब फैमिली है उसका लाक्षणिक गुण है या करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पुंकेसरी संघ या स्टेमिनल क्लस्टर है जिसके अंदर टोटल कितने पुंकेसर हैं अभी, 9 पुंकेसर हैं। तो ये एक समूह हो गया। और दूसरी तरफ क्या होता है अभी, एक या सिंगल स्टामेन होता है या एक पुंकेसर होता है, और ये दूसरा समूह बनाता है। तो इसमें एक ही पुंकेसर है, तो 9+1 की व्यवस्था हो गई। तो इस तरह के जो पुंकेसर हैं या स्टामेन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइएडल्फस या द्विसंघीय पुंकेसर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, या तो जो मादा जननांग है इसका। तो इसमें सबसे पहले जो अंडप हैं यानी कि कार्पेल्स हैं वो कितने होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही कार्पेल होता है या एक ही अंडप होता है। उस अंडप के अंदर बीजांड कितने होते हैं या ओव्यूल्स कितने होते हैं अभी, 7 to 11, यानी 7 से 11 तक बीजांड उसमें हो सकते हैं। और ये बीजांड कौन से बीजांड न्यास के अंदर या कौन से प्लासेंटेशन में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लासेंटेशन,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इसकी जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा जो है वो कैसी होती है, हेयरी होती है ना, रोमीय होती है, और साथ में सर्पिलाकार कुंडलित यानी स्पाइरली कोइल्ड होती है। उड़द में भी ऐसा ही होता है और मूंग के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जो आपको इसके गानोशियम या जो जायांग है उसके बारे में ध्यान में रखने हैं। चलिए अब इसका फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं अपने। तो फ्लोरल डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा इसका मात्र अक्ष या मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस क्या होता है अभी, ऐसा अक्ष या एक्सिस जिस पर फ्लावर लगा रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मात्र अक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। तो मात्र अक्ष है। उसके बाद इसमें ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स देख लेते हैं। तो सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, इसके अंदर ब्रैक्ट या सहपत्र होगा। तो एक सहपत्र होता है और सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोल्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, तो ये 2 सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोल्स हो जाएंगी। उसके बाद इसके मेन पार्ट्स देखते हैं अभी। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है अभी, 5 बाह्यदल या सेपल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूज्ड होते हैं, यानी गैमोसेपलस कंडीशन पाई जाती है। ये संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो सेपल्स हैं या बाह्यदल हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद उसके अंदर की तरफ एक और चक्र उपस्थित होता है जिसको क्या बोल देते हैं अभी, जो पेटल्स का या दलों का चक्र है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, बाहर वाला चक्र क्या कहलाता है, सबसे बाहर वाला कैलिक्स कहलाता है, यानी सेपल्स का जो चक्र है वो कैलिक्स कहलाएगा। और उसके बाद पेटल्स का जो चक्र है वो क्या कहलाएगा, कोरोला कहलाएगा। तो पेटल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ध्वजीय दल विन्यास होता है। तो उसमें ये सबसे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बड़े आकार का पेटल उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं ध्वज या वैक्सिलम। ठीक है, उसके बाद 2 लिटरल साइड में या पार्श्व की ओर स्थित होते हैं जिनको बोल देते हैं पक्ष या विंग। और फिर सबसे नीचे की तरफ नौतल या कील होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं। तो ये हो गया कोरोला। कोरोला के बाद फिर एंड्रोइशियम की बात कर लेते हैं, यानी कि पुमंग की बात कर लेते हैं। तो पुमंग की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर क्या होता है अभी, स्टामेंस होते हैं या पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर कितने, यहाँ पे 10 हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एक पुंकेसर या स्टामेन फ्री है और बाकी जो 9 पुंकेसर हैं या 9 स्टामेंस जो है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो 9+1 यानी डाई अडल्फस या द्विसंगी पुंकेसर होते हैं। अब ये पुंकेसर जो है वो 2 चक्रों के अंदर या 2 वर्ल्ड्स के अंदर उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो वर्ल्ड है उसमें कितने पुंकेसर हैं, 5 स्टामेंस हैं या 5 पुंकेसर हैं। और उसके बाद अंदर वाला जो चक्र है या वर्ल्ड है उसमें कितने पुंकेसर हैं, 5 पुंकेसर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे सेंटर में क्या होगा अभी, इसका गैनोशियम होगा या जायांग होगा। और जायांग के अंदर कितने कार्पल्स होते हैं भाई, सिर्फ एक कार्पल होता है या एक अंडक होता है। और इसके अंदर जो बीजांड है या ओव्यूल्स हैं वो कौन से प्लासेंटेशन में लगे रहते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन के अंदर या सीमांत बीजांड न्यास के अंदर उपस्थित होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो बीजांड है ग्रीन कलर का, ये कहाँ पे लगा हुआ है, कार्पेल की बिल्कुल सीमा पर लगा हुआ है, बिल्कुल मार्जिन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको मार्जिनल प्लासेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास बोलते हैं। तो ये है अभी इसका फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद इसके परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो मूंग है वो कैसी फसल है अभी, स्वपरागित फसल है। इसमें 99.9% क्या होता है अभी, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। फ्लावरिंग का टाइम क्या होता है इसमें, पुष्पन जो है उसका समय क्या होता है, तो सुबह 6 से 8 बजे के मध्य इसमें जो पुष्पन है या फ्लावरिंग है वो होती है। और जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं वो 11 बजे तक, है ना, सुबह के या मॉर्निंग के 11 ओ क्लॉक तक ओपन रहते हैं या खुले हुए रहते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग का टाइम आपको पता होना चाहिए, तभी हम इसमें ब्रीडिंग या प्रजनन करवा सकते हैं। जो परागकोश हैं, है ना, या एंथर्स जो हैं, पुंकेसरों के जो परागकोश होते हैं यानी कि जो स्टामेंस के एंथर्स होते हैं उनका डाइसेंस या स्फुटन कब होता है, अभी रात के टाइम पर होता है या नाइट टाइम में होता है। तो नाइट में कब होता है, फिर रात को 9 बजे। ठीक है, 9 बजे या 9 ओ क्लॉक जो है नाइट टाइम जो है वो स्फुटन होगा या डाइसेंस होगा। और ये स्फुटन जो है वो कंप्लीट कब होता है ना, पूर्ण कब होता है, डाइसेंस सुबह के 3 बजे तक, है ना, सुबह या मॉर्निंग में 3 AM तक जो है वो डाइसेंस कंप्लीट हो जाता है, स्फुटन जो है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइमिंग जो है वो हमें पता होनी चाहिए, तभी इसमें आसानी से हम लोग ब्रीडिंग या प्रजनन जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, अभी निमिलित परागण होता है यानी क्लिस्टोगैमी होती है।
क्लिस्टोगामी का मतलब क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर जो है यानी स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो है ये दोनों के दोनों एनक्लोज्ड होते हैं या बंद होते हैं, किसके अंदर, पुष्प के अंदर या फ्लावर के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से इसमें क्या होता है अभी 100% स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है 100%, ठीक है। फल या फ्रूट की बात कर लेते हैं, तो इसका फल भी क्या कहलाता है अभी, पॉड या लेग्यूम कहलाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है अभी, 6 से लेके 10 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। और पॉड या लेग्यूम के अंदर बीजों की संख्या कितनी होती है अभी, 7 से 11 तक सीड जो है इसके अंदर हो सकते हैं। और बीजों का रंग जो है ना, मूंग आपने देखी होगी, बीजों का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। तो ये गहरे हरे रंग के सीड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं इसके फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है इसकी फ्लोरल बायोलॉजी के ऊपर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की, कि हम लोग जो मूंग की क्रॉप है उसके अंदर जो ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करते हैं या प्रजनन विधियों का उपयोग करते हैं, वो कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि लगभग सभी फसलों के अंदर रहता है वो क्या है, अधिक उपज या हायर यील्ड। हमें प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो है वो मूंग की क्रॉप से चाहिए होती है, ठीक है। तो मूंग की फसल के अंदर जो उपज है या यील्ड है वो कई कारकों के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं अभी, जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्रति पौधा पॉड्स की संख्या, नंबर ऑफ पॉड्स पर प्लांट, जितने ज़्यादा पॉड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी, ठीक है। दूसरा है प्रति पॉड बीजों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड, एक बीज के अंदर एक पॉड के अंदर जितनी ज़्यादा संख्या में बीज या सीड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी। पॉड का आकार, ठीक है, साइज ऑफ पॉड, तो पॉड का साइज या आकार जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उपज हमें प्राप्त होगी। बीज का आकार, साइज ऑफ सीड, तो सीड का साइज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही वो हैवी होगा या भारी होगा, जिसकी वजह से प्रति हेक्टेयर जो उपज है हमारी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 कारक हैं। उड़द में भी ऐसा ही था, ठीक है। तो ये सेम रहता है पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आता है विभिन्न परिपक्वन काल, यानी डिफरेंट मैच्योरिटी ड्यूरेशंस। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए मूंग की जो किस्में हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर या अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। उड़द की क्रॉप में भी बिल्कुल ऐसा ही था और मूंग की क्रॉप में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे सबसे पहला आता है शुष्क कृषि या इसको बोल देते हैं ड्राई फार्मिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ या क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पे जो वाटर है या जल है उसकी उपलब्धता या अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे क्षेत्रों के लिए जो मूंग की किस्में हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी। और उसकी खास बात क्या होनी चाहिए अभी, जो मूंग की किस्में हैं वो कैसी होनी चाहिए, मध्यम परिपक्वन काल वाली होनी चाहिए, ठीक है। जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मीडियम होना चाहिए, यानी जो क्रॉप है वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले और ना ही बहुत कम टाइम ले, ठीक है। तो मीडियम परिपक्वन काल या मीडियम मैच्योरिटी पीरियड बोल देते हैं इसको। इसके अलावा जो उपज है या यील्ड है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उपज से ही हमें मतलब होता है मेन। दूसरा है सिंचित क्षेत्र, यानी जो इरिगेटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वाटर या जल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जो हम लोग मूंग की किस्में डेवलप करेंगे उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, लघु परिपक्वन काल, यानी शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, यानी बहुत कम टाइम में ही जो मूंग की फसल है वो पककर तैयार हो जानी चाहिए। और उच्च उपज जो यील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा तीसरा जो एरिया है वो क्या है अभी, जल भराव क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, वाटर लॉगिंग एरियाज या वाटर लॉग्ड एरियाज भी बोल देते हैं, जहाँ पे जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जो जल है वो भरा हुआ रहता है फील्ड के अंदर या खेत के अंदर, ठीक है। तो ऐसे फिर फील्ड के अंदर जो वेराइटीज़ हैं वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी मूंग की। तो उसमें कैसी होनी चाहिए अभी, लघु परिपक्वन काल, यानी कि शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए, कम टाइम में ही पककर तैयार हो जानी चाहिए। जो यील्ड है या उपज है वो कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के एरियाज़ हैं या क्षेत्र हैं जिनके लिए हमें मूंग क्रॉप की अलग अलग किस्में जो हैं वो विकसित करनी होती हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भी रोग रोधिता या डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो मूंग की जो क्रॉप है
उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो फैलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अभी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी उपज के अंदर और गुणवत्ता के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है अभी इकोनॉमिक लॉस होता है या आर्थिक नुकसान होता है। तो इनके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज़ या रोधी किस्में जो हैं वो हमें विकसित करनी होती हैं। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग हैं जो मूंग की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला ये देखो, मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस है ये उड़द की क्रॉप में भी था और यहाँ पे भी है। ठीक है, ये बहुत गंभीर रोग है, इसका मतलब सीरियस डिजीज़ है। इसका मतलब इस रोग का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, मूंग की क्रॉप के ऊपर या मूंग की फसल के ऊपर। ठीक है, तो इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है मोज़ेक मॉटल वायरस। ये एक नया वायरस है जो उड़द में नहीं था लेकिन मूंग की क्रॉप में ये होता है। ठीक है, और तीसरा है भी लीफ क्रिंकल वायरस। ये वायरस जो है वो उड़द की क्रॉप में भी था और मूंग की क्रॉप में भी है। ठीक है, कुछ अन्य देख लेते हैं हम लोग। लीफ कर्ल वायरस है ना, लीफ कर्ल वायरस जो था ये उड़द की क्रॉप में भी था और यहाँ पे भी है। इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं, सीड एंड सीडलिंग रॉट। इसके अलावा सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज। ठीक है, तो ये कुछ फंगल डिजीज़ हैं या माइकोप्लाज्मल डिजीज़ हैं। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ या रोधी किस्में जो हैं वो विकसित करनी होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। उसके बाद आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं या इंसेक्ट पेस्ट्स हैं जो मूंग की क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। ठीक है, उपज को लेकर और साथ में गुणवत्ता को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस होता है या आर्थिक नुकसान होता है। तो हमें इन कीटों के प्रति या इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी होंगी। ठीक है, तो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अभी वाइट फ्लाई। ठीक है, उड़द की क्रॉप में भी था ये। तो वाइट फ्लाई करती क्या, अभी वायरसेस के लिए वाहक का काम करती है। जो वायरल डिजीज़ अभी अपने देखी हैं, ठीक है, कौन कौन सी वायरल डिजीज़ देखी, मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस, मोज़ेक मॉटल वायरस, लीफ क्रिंकल वायरस एंड लीफ कर्ल वायरस। तो ये 4 प्रकार के जो वायरसेस हैं उनके लिए वेक्टर का काम कौन करती है, अभी वाइट फ्लाई करती है। तो अगर अपने वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लें तो हम लोग वायरल डिजीज़ को या वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइट फ्लाई जो है इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे लीफ ईटिंग कैटरपिलर है या हेयरी कैटरपिलर है। इसके अलावा सेमी लूपर है, टोबैको कैटरपिलर है, एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं, पॉड बोरर्स हैं। तो इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप करना हमारा एक उद्देश्य जो है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव आता है अच्छी गुणवत्ता या बेटर क्वालिटी। तो मूंग के जो बीज हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, भी 25% होती है। 25% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। हमें पता है कि जो दालें हैं, दालों से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ही मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, सोयाबीन के अंदर होती है। तो मूंग में 25% या 25% प्रोटीन होती है। और इसकी खास बात क्या है, अभी जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं या जितनी भी दालें हैं उन सब दालों में से सबसे ज़्यादा जो पाचनशीलता है या डाइजेस्टिबिलिटी है वो किसकी होती है, मूंग की होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक पाचनशीलता या हाईएस्ट डाइजेस्टिबिलिटी मूंग क्रॉप की जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्योनिन अंश को बढ़ाना। मैथ्योनिन क्या है, अभी एक अमीनो अम्ल है जो कि प्रोटीन के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अब प्रोटीन के अंदर मैथ्योनिन अमीनो अम्ल की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा गुणवत्ता जो है वो बढ़ेगी। तो हमें मैथ्योनिन अंश को बढ़ाना है। और उड़द की क्रॉप जो है, उड़द जो होती है उसके बीजों के अंदर जो प्रोटीन है उसमें मैथ्योनिन का जो अंश है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग उड़द की क्रॉप से मूंग की क्रॉप में मैथ्योनिन अंश को स्थानांतरित कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे मैथ्योनिन अंश जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा कम कठोर बीज। ठीक है, तो कठोर बीज जो है वो कम से कम होने चाहिए। अगर कठोर बीजों जो हार्ड सीड्स हैं या कठोर बीज ज़्यादा हैं दाल के अंदर, है ना, मूंग के अंदर, तो जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये कम से कम होने चाहिए।
तो ये भी एक बेटर क्वालिटी या अच्छी गुणवत्ता का एक सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, जैसे अविशरण या नॉन शैटरिंग। ये समस्या जो है वो मूंग की क्रॉप में रहती है। ठीक है, जब अपने मूंग की क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा सूखने नहीं देते हैं या उसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने देते हैं। अगर ड्राई हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए सूख गई मूंग की जो फसल है, तो क्या होगा, जो फलियों से बीज हैं वो अपने आप ही नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, है ना, जब हम उसको उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे या उसको काटेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, विशरण या शैटरिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें मूंग की क्रॉप को कुछ हरी अवस्था के अंदर या ग्रीन स्टेज के अंदर ही उसको काटना पड़ता है या उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें ऐसी किस्में मूंग के अंदर या मूंग की क्रॉप के अंदर डेवलप करनी होंगी जिनमें अविशरण या नॉन शैटरिंग का गुण हो। ठीक है, ताकि हम पूर्ण रूप से मैच्योर या पूरी तरह से पकी हुई जो मूंग की क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग कर सकें। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता या हाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। जो प्रकाश संश्लेषण है या फोटोसिंथेसिस है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी है या ऊर्जा है वो मिलेगी। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन निर्माण के लिए। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन का जो प्रतिशत है जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा गुणवत्ता या क्वालिटी जो है वो दाल की, जो मूंग की दाल है उसकी आएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी या प्रकाश संश्लेषण क्षमता को बढ़ाना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स की। तो इसमें सबसे पहली जो ब्रीडिंग मेथड है पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम किसी नई किस्म को, मूंग की जो नई किस्म है उसको किसी दूसरी कंट्री से अपने कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर किसी एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे स्टेट या राज्य के अंदर उसका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो इस विधि का जो उपयोग है वो हम लोग कर सकते हैं मूंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन, इसका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है मूंग की क्रॉप के अंदर, और इससे कई वेराइटीज़ जो हैं या कई किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं, जैसे टाइप 1, BR2, अमृत, कृष्णा 11, RS4, CO के नाम से 3 वेराइटीज़ हैं, CO 1, 2 एंड 3। इसके अलावा पन्ना जिसको B105 भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा G65। इसके अलावा गुजरात के नाम से 2 हैं, गुजरात 1 एंड 2, और इसके अलावा है शाइनिंग मूंग 1, और लास्ट इसमें है PS16, है ना, या PS16। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं जिनको डेवलप किया गया है प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम वर्ण के द्वारा। तो ये एक ब्रीडिंग मेथड है या प्रजनन विधि है। उसके बाद तीसरा आता है अभी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो कई हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं मूंग की क्रॉप के अंदर, तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे जवाहर 45, ठीक है, K851, KM1। ठीक है, इसके अलावा है ML के नाम से है, ML1, 5, 131 एंड 267। ठीक है, ये 4 वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा मोहिनी, पंत मूंग 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साबरमती जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा कुछ वेराइटीज़ और हैं, T44 एंड T55। ये 2 वेराइटीज़ हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा विकसित की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो मूंग की जो क्रॉप है उसमें जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन करवाया जाता है वो उसका एक और उद्देश्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विविधता को बढ़ाना, यानी कि डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना, है ना। मूंग की जो प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है उसमें अगर अपने डाइवर्सिटी को या विविधता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मूंग की क्रॉप के अंदर हम लोग रासायनिक व भौतिक यानी केमिकल एंड फिजिकल दोनों तरह के जो उत्परिवर्तन जन हैं या म्यूटाजेंस हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। दोनों के दोनों उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगर अपने 2 तरह के म्यूटेंट्स होते हैं मूंग के अंदर। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी इसके अंदर, एक तो है वाइबिलिटी म्यूटेंट। ठीक है, एक कौन सा है अभी, वाइबिलिटी म्यूटेंट, या इसको जीवनक्षम उत्परिवर्तक बोल देते हैं। और दूसरा होता है क्लोरोफिल म्यूटेंट।
ठीक है, या इसको क्या बोल देते हैं, पर्णहरित उत्परिवर्तक। तो इन दोनों तरह के उत्परिवर्तक या जो म्यूटेंट्स हैं, इनको अगर अपने डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हम लोग गामा किरणों का उपयोग करते हैं, जो कि क्या है, एक फिजिकल म्यूटाजन है। ठीक है, तो गामा किरणों या गामा रेज का उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक जो उत्परिवर्तन है या केमिकल जो म्यूटाजेंस हैं, उनकी तुलना में जो गामा किरणें हैं या गामा रेज हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं या अधिक प्रभावी होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों म्यूटेंट्स को डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें आता है आदर्श पादप प्रारूप के लिए प्रजनन या ब्रीडिंग फॉर आइडियल प्लांट टाइप। तो हम लोग जो आइडियल प्लांट टाइप है मूंग का, है ना, मूंग की क्रॉप का जो आइडियल प्लांट टाइप है या जो मूंग की फसल है उसका आदर्श पादप प्रारूप है, उसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं अभी, तो जैसे सबसे पहला आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, परिपक्वन काल या मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो मूंग की जो क्रॉप्स हैं, मूंग की क्रॉप के अंदर अलग अलग वेराइटीज़ हैं, अलग अलग सीजन्स के लिए होती है। जैसे समर सीजन के लिए या ग्रीष्म काल के लिए अलग होगी, बसंत या स्प्रिंग के लिए अलग होगी, और खरीफ क्रॉप के लिए अलग होगी। जैसे कि अभी अपने इसको खरीफ क्रॉप के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वेराइटीज़ समर एंड स्प्रिंग सीजन के लिए भी आती हैं। तो मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वन काल जो है, अगर अपने ग्रीष्म या समर के अंदर क्रॉप उगा रहे हैं मूंग की, तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 60 से लेके 65 डेज। ठीक है, 60 से 65 दिन होना चाहिए। अगर बसंत या स्प्रिंग में उगा रहे हैं तो 60 से 90 दिन, है ना, 60 to 90 डेज होना चाहिए। और अगर खरीफ में हम लोग उगा रहे हैं तो 90 से 120 दिन, है ना, 90 to 120 डेज जो है वो इसका मैचुरेशन पीरियड या परिपक्वन काल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श या आइडियल मैचुरेशन पीरियड या परिपक्वन काल है। दूसरा इसके वृद्धि स्वभाव या ग्रोथ हैबिट की बात कर लेते हैं। तो अगर अपने ग्रीष्म या समर के अंदर मूंग की क्रॉप जो है उसकी कोई वैरायटी उगा रहे हैं, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, ग्रोथ हैबिट, वृद्धि स्वभाव निर्धारित या डिटरमाइंड। इसका क्या मतलब है, यानी जो पौधा है उसकी वृद्धि निश्चित होनी चाहिए, यानी एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जानी चाहिए। इस तरह की वृद्धि या ग्रोथ क्या कहलाती है, निर्धारित या डिटरमाइंड कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से अगर बसंत के लिए हम लोग, बसंत ऋतु के लिए या स्प्रिंग सीजन के लिए हम लोग क्रॉप वैरायटी जो है मूंग की उगा रहे हैं, तो उसके लिए ग्रोथ हैबिट कैसा होना चाहिए, निर्धारित या डिटरमाइंड, यानी समर और स्प्रिंग के लिए सेम है। तीसरा खरीफ के लिए जो कि अभी चल रहा है, तो खरीफ वैरायटी अगर अपने उगाते हैं मूंग की, तो उसके लिए जो ग्रोथ हैबिट है या वृद्धि स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, अनिर्धारित से अर्धनिर्धारित से अनिर्धारित, यानी सेमी डिटरमाइंड टू अनडिटरमाइंड। ठीक है, यानी पौधे की जो वृद्धि है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, पौधा जो है वो लगातार वृद्धि करता रहना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड या अनिर्धारित। ठीक है, या बोल देते हैं अर्धनिर्धारित। अर्धनिर्धारित का मतलब ये है कि जो वृद्धि की दर है या ग्रोथ की रेट है वो कम हो जानी चाहिए या स्लो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्रोथ हैबिट है या वृद्धि स्वभाव है वो क्या कहलाता है, अर्धनिर्धारित या सेमी डिटरमाइंड। तो इस तरह का वृद्धि स्वभाव जो है वो खरीफ वैरायटीज़ जो है उनके लिए होना चाहिए मूंग की क्रॉप में। उसके बाद तीसरा इसमें करैक्टर आता है अभी, प्रति पॉड बीजों की संख्या, नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड। ठीक है, तो अधिक होना चाहिए, जितने ज़्यादा संख्या में बीज होंगे उतनी ही ज़्यादा जो यील्ड है या उपज है वो आएगी, है ना। तो अगर अपने खरीफ क्रॉप के लिए बात करें तो कितने होने चाहिए भी, 8 से 10 बीज जो है वो प्रति पॉट जो है वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श स्थिति है या आइडियल कंडीशन है मूंग क्रॉप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है भी प्रति पौधा पॉट्स की संख्या, नंबर ऑफ पॉट्स पर प्लांट। तो अधिक होने चाहिए, मोर होने चाहिए, जितने ज़्यादा संख्या में पॉट्स बनेंगे पौधे के ऊपर उतनी ही ज़्यादा हमारी जो उपज है या यील्ड है वो आएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अभी बीज भार या सीड वेट। तो सीड का वेट जो है वो एवरेज कितना होना चाहिए, 35 से 40 ग्राम। ठीक है, 35 to 40 ग्राम जो है इसका बीज भार या सीड वेट होना चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट इसके अंदर आता है पादप ऊंचाई या प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट जो है वो
अगर अपने समर या ग्रीष्म के लिए वैरायटीज़ उगा रहे हैं या किस्में उगा रहे हैं तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बसंत या स्प्रिंग के लिए अगर वैरायटीज़ उगा रहे हैं तो 50 टू 60 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, तो स्प्रिंग और समर के लिए सेम है। लेकिन खरीफ के लिए जो प्लांट हाइट है या पादप ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 70 टू 75 सेंटीमीटर, 70 से 75 सेंटीमीटर जो है वो पादप ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श पादप प्रारूप है या आइडियल प्लांट टाइप है मूंग की क्रॉप का। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।